अमेरिका और G7 ग्रुप यानी कि अमेरिका, कनाडा, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस और इटली, इसके बीच में टेंशन क्यों खड़ा हो गया है, जानेंगे G7 ने आखिर ऐसा क्या किया है। तो वहीं दूसरी तरफ जर्मनी के ऊपर अब फ्रांस नाराज हुआ कि भारत के साथ ये वाली डील क्यों कर रहे हो। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका और G7 ने रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन की मदद बढ़ाने का फैसला किया है। इस रणनीति में यूक्रेन को लंबी अवधि के लिए सैन्य उपकरण, हथियार और आर्थिक सहायता प्रदान करना शामिल है, ताकि वह रूस के खिलाफ अपनी रक्षा जारी रख सके। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने हाल ही में दूसरी बार शपथ ली है, इस पहल का नेतृत्व किया है, लेकिन उन्होंने रूस के साथ सीधे टकराव से बचने की नीति अपनाई है। G7 ने यूक्रेन को $50 बिलियन की अधिक की आर्थिक सहायता देने का वादा किया है, जो रूस के जमे हुए आस्तियों यानी कि फ्रोजन एसेट्स से दिया जाएगा। ये कदम रूस पर दबाव बढ़ाने और यूक्रेन युद्ध में टिकाए रखने के लिए लिया गया। साथ ही नाटो और यूरोपीय संघ के देशों ने भी यूक्रेन को सैन्य समर्थन बढ़ाने का संकल्प लिया। ट्रंप ने यूक्रेन को अपनी रक्षा स्वयं करने की सलाह दी है, लेकिन सैन्य सहायता जारी रखने की बात कही है। 1941 में अमेरिका ने ब्रिटेन और सोवियत संघ को द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के खिलाफ मदद देने के लिए लैंड लीज एक्ट लागू किया था। इस नीति के तहत अमेरिका ने हथियार, खाद्य पदार्थ और अन्य संसाधन प्रदान किए, बिना सीधे युद्ध में शामिल हुए। आज की G7 और अमेरिका की यूक्रेन को सहायता उसी तरह की है, जहां पश्चिमी देश रूस के खिलाफ यूक्रेन को समर्थन दे रहे हैं, लेकिन सीधे युद्ध में नहीं उतर रहे हैं। 1980 के दशक में अमेरिका और पश्चिमी देशों ने सोवियत संघ के अफगानिस्तान पर आक्रमण के खिलाफ मुजाहिदीन विद्रोहियों को हथियार और वित्तीय सहायता दी। यह एक प्रॉक्सी युद्ध था, जिसमें पश्चिम ने सोवियत प्रभाव को कम करने की कोशिश की। रूस यूक्रेन युद्ध में G7 का यूक्रेन समर्थन भी ऐसा ही प्रॉक्सी संघर्ष है, जहां पश्चिम रूस को कमजोर करने के लिए यूक्रेन को हथियार और संसाधन दे रहा है। 1990 में जब इराक ने कुवैत पर आक्रमण किया, तो अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने संयुक्त राष्ट्र के तहत कुवैत की मदद की। इस युद्ध में पश्चिमी देशों ने सैन्य और आर्थिक सहायता दी, ताकि क्षेत्रीय स्थिरता बनी रहे। आज यूक्रेन के लिए G7 की सहायता भी उसी तरह की है, जहां यूरोप की सुरक्षा और रूस के विस्तार को रोकने के लिए समर्थन बढ़ाया जा रहा है। ये कदम यूक्रेन को रूस के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम बनाएगा, जिससे रूस पर आर्थिक और सैन्य दबाव बढ़ेगा। रूस के फ्रोजन एसेट्स का उपयोग यूक्रेन की सहायता के लिए करना रूस को आर्थिक रूप से कमजोर करेगा। G7 और नाटो की ये रणनीति एक तरफ दिखला रही है कि ये यूक्रेन के साथ खड़े हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की अमेरिका फर्स्ट नीति ये बता रही है कि आप अपनी रक्षा खुद करिए। इस मामले में हम आपको फ्रांस की नेवल ग्रुप को जर्मनी के थीसेन ग्रुप से गुस्सा है, क्योंकि थीसेन ग्रुप ने भारत को पनडुब्बियों की आपूर्ति के लिए अत्यधिक तकनीकी हस्तांतरण की पेशकश करी है। ये जो खबर है, इस खबर के बाद एक बवाल सा मचा है। दरअसल भारत के लिए पनडुब्बी खरीद परियोजना के संदर्भ में है। यहाँ इस घटना को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। भारत ने अपनी P-75I परियोजना के तहत 6 पारंपरिक पनडुब्बियों की खरीद के लिए एक वैश्विक टेंडर जारी किया था। इस परियोजना में फ्रांस की नेवल ग्रुप और जर्मनी की थीसेन ग्रुप प्रमुख प्रतियोगी हैं। हालांकि नेवल ग्रुप का आरोप है कि थीसेन ग्रुप ने भारत को 98% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की पेशकश की है, जो अत्यधिक और अनुचित है। फ्रांस का कहना है कि यह कदम जर्मनी द्वारा बाजार में अनुचित लाभ हासिल करने की कोशिश है, जो भारत की मेक इन इंडिया नीति के तहत तकनीकी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है। नेवल ग्रुप का दावा है कि वो भी टेक्निकल ट्रांसफर दे रही है, लेकिन 98% का आंकड़ा असंभव और अव्यवहारिक है, क्योंकि यह फ्रांसीसी कंपनियों के लिए टेक्निकल गोपनीयता और व्यावसायिक हितों के खिलाफ। इस विवाद ने भारत के लिए पनडुब्बी सौदे को जटिल बना दिया है, क्योंकि भारत टेक्निकल ट्रांसफर और घरेलू उत्पादन पर जोर दे रहा है। ये परियोजना 43,000 करोड़ रुपए की है और भारतीय नौसेना की रणनीतिक शक्ति को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। इतिहास में कई बार रक्षा सौदों और तकनीकी हस्तांतरण को लेकर देशों और कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा और विवाद देखे गए हैं। 1960 के दशक में भारत ने सोवियत संघ से MiG-21 लड़ाकू विमानों की खरीद की।
इस सौदे में सोवियत संघ ने तकनीकी हस्तांतरण भी दिया, जिससे भारत ने HAL के माध्यम से इन विमानों के प्रोडक्शन और रखरखाव में आत्मनिर्भरता हासिल करी। ये उदाहरण दिखलाता है कि टेक्निकल ट्रांसफर भारत के लिए रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण रहा है। आज थीसेनक्रूप की 98% TOT की पेशकश भी भारत के मेक इन इंडिया नीति के तहत आकर्षक है, लेकिन फ्रांस इसे अनुचित प्रतिस्पर्धा मान रहा है। 1980 के दशक में अमेरिका ने F-16 लड़ाकू विमानों की बिक्री के लिए यूरोपीय देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करी। अमेरिकी कंपनियों ने टेक्निकल ट्रांसफर पर सख्त पाबंदी लगाई, जबकि यूरोपीय कंपनियां अधिक उदार। इससे यूरोप और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ा। आज फ्रांस और जर्मनी के बीच का ये विवाद उसी तरह से है, जहां टेक्निकल ट्रांसफर पर नीतियों के कारण प्रतिस्पर्धा और असंतोष बढ़ रहा है। 2004 में भारत ने फ्रांस की नेवल ग्रुप तब DCNS के साथ स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों के लिए सौदा किया। इस सौदे में टेक्निकल ट्रांसफर शामिल था और भारत ने मुंबई में मझगांव डॉकयार्ड में इन पनडुब्बियों का उत्पादन शुरू किया। यह सौदा भारत की पनडुब्बी निर्माण क्षमता को बढ़ाने में मददगार रहा, लेकिन अब P-75I में थीसेनक्रूप की 98% TOT पेशकश ने फ्रांस को चिंतित कर दिया है, क्योंकि यह उसके पहले के सौदे को प्रभावित कर सकता है। भारत के लिए टेक्निकल ट्रांसफर मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भरता के लिए महत्वपूर्ण है। थीसेनक्रूप की 98% TOT पेशकश भारत को आकर्षित कर सकती है, लेकिन फ्रांस इसे एक अनुचित कंपटीशन मान रहा है। रक्षा सौदों में प्रतिस्पर्धा होती रहती है। ये विवाद यूरोपीय रक्षा कंपनियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा को दिखलाता है, जहां टेक्निकल हस्तांतरण और लागत प्रभावशीलता महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत P-75I के तहत न केवल पनडुब्बियां खरीदना चाहता है, बल्कि घरेलू उद्योग को मजबूत करना भी चाहता है। यह सौदा भारत की नौसेना को क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा। फ्रांस की नेवल ग्रुप और जर्मनी के थीसेनक्रूप के बीच ये विवाद भारत के P-75I पनडुब्बी सौदे को जटिल बना रहा है। जहां थीसेनक्रूप की 98% टेक्निकल ट्रांसफर पेशकश भारत के लिए आकर्षक है, वहीं फ्रांस इसे अनुचित मान रहा है। इतिहास से पता चलता है कि रक्षा सौदों में टेक्निकल ट्रांसफर पर विवाद आम है, जैसे MiG-21 समझौते, F-16 प्रतिस्पर्धा और स्कॉर्पियन सौदे में बदलाव। ये विवाद न केवल भारत की रक्षा नीतियों को प्रभावित करेगा, बल्कि यूरोपीय रक्षा कंपनियों के बीच संबंधों को भी आकार देगा। आगामी समय में भारत का ये निर्णय ये तय करेगा कि तकनीकी हस्तांतरण और रणनीतिक आवश्यकताएं कैसे संतुलित होंगी। अब जहां एक तरफ ये सारा सीन देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत की नेवी इस चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्टिव मोड में दिख रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है भारत अपनी नेवल पावर को जल्दी से जल्दी कोशिश कर रहा है कि मजबूत कर ले, ताकि चाइना की आक्रामकता से लड़ने के लिए भारत के पास मौका हो। वैसे आपको क्या लगता है? फ्रांस तो वैसे भारत के लिए माना जाता है दोस्त के समान, पर फ्रांस जर्मनी को रोकने की कोशिश कर रहा है। क्या ये सही है या नहीं है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।